यूनिफॉर्मली चार्ज रोड। बेटा इसके अंदर जैसे आपने रिंग के लिए निकाला, रिंग के लिए जल्दी आ जाओ, जैसे हमने रिंग के लिए निकाला था ऐसे ही इसके लिए है। मान लीजिए कोई रोड है और इसे चार्ज कितना है, कोई भी चार्ज है, इसकी डेंसिटी लैम्डा दी है और यहाँ पे कोई पॉइंट है पी। आपने मेरे से मैग्नेट नहीं पढ़ा, वहां पर भी मैं यही चीज बोलूंगा। देखो जिस पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वहां से क्या डालो, परपेंडिकुलर। इसकी दूरी को क्या मान लो, आर। स्टेप नंबर 1 न्यूमेरिकल में भी यही रहेगा, ठीक है। यहां से बेटा इधर ये क्या जा रहा है, इस परपेंडिकुलर वाली लाइन के साथ इसका एक एंड एंगल बना रहा है अल्फा और दूसरा एंड एंगल बना रहा है बीटा। तो हमने क्या देखा डेरिवेशन में, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आई एक इधर आई और एक नीचे आई, तो क्या नेट बीच में आएगा, दिस वन। ये ऐसे फॉर्मूले हैं जिनको डिराइव ना भी करो तो भी याद हो जाते हैं। के लैम्डा बाय आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, राइट। यहां पे के लैम्डा बाय आर कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, दिस वन, सिंपल। ये फॉर्मूले हैं। क्या ये वाला जो कंपोनेंट दिख रहा है, क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है इस वायर के परपेंडिकुलर है, सो दैट इज ई परपेंडिकुलर। और ये वाला पैरेलल है, तो ये क्या है, ई पैरेलल। तो दो कंपोनेंट होते हैं, एक ई परपेंडिकुलर एक ई पैरेलल। ये मेन फॉर्मूले होते हैं इसके। अब जब तुम नेट आंसर निकालोगे, ये देखो क्या ई परपेंडिकुलर इधर आया, क्या ई पैरेलल इधर आया, क्या दोनों का आंसर बीच में आएगा, ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ई पैरेलल का स्क्वायर, दिस वन। अब बात आती है इस एंगल की और इस एंगल की। क्या तुम ऐसा बोल सकते हो ये ई एक्स में है, एक्स में, ये वाई में है, मतलब एक एक्स वाला वाई कंपोनेंट है, एक वाई वाला कंपोनेंट है। तो आप लोग इससे भी इसको समझ सकते हो, है ना। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए ये थीटा है, ये फाई है, निकाल लोगे ये, कैसे निकालोगे, जिधर एंगल उधर ट्रायंगल, इधर शिफ्ट करो। टेन थीटा कितना आएगा बेटे, ई परपेंडिकुलर कौन है, एक्स बाय ई वाई, है ना, पैसा लिख दो। टेंजेंट फाई कितना आएगा, इसका उल्टा, ई वाई बाय ई एक्स। तो ये जो मैथडोलॉजी है हमारी ये चलती है इसको सॉल्व करने में। अब एक बार इसमें क्या देखेंगे, स्पेशल केसेस देखिए इसके। पहला कौन आता है, इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर। आई थिंक आपको एक पॉपुलर फॉर्मूला है इस चैप्टर का, वो याद होगा, ई की वैल्यू 2k लैम्डा बाय आर, ऐसा ऐसा कुछ तुम पढ़ते होगे। अब देखो कैसे आता है यहां से, क्या परपेंडिकुलर में ये जो पॉइंट होता है ये बहुत पास आ जाता है, ये बहुत पास आ जाता है, तो अल्फा की वैल्यू 90, समझ रहे हो। ये जब लाइन बहुत बड़ी तो ऊपर से जो एंगल डालोगे परपेंडिकुलर वाली लाइन के ऊपर, वो एंगल कितने कितने बनेंगे, 90 बनेंगे। अब बताओ क्या अगर मैं इसको देखूं तो ये आंसर तो आएगा, लेकिन ये वाला आंसर तो वैसे ही जीरो हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे कोस बीटा माइनस कोस अल्फा है, तो सेम सेम एंगल में आंसर जीरो आ रहा है। इसको सोल्व करें, साइन 90 साइन 92, तो 2k लैम्डा बाय आर, सो दैट इज योर आंसर। ये कौन है, इनफाइनाइट वायर। उसके बाद एक सेमी इनफाइनाइट वायर ले लेते हैं। तो सेमी इनफाइनाइट में क्या होता है, ये देखो, सेमी इनफाइनाइट वायर में एक एंड इंफिनिटी पे जाता है और एक बिल्कुल इसके सामने होता है। तो जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला एंड है, ये कितना बना रहा था, बीटा, तो ये कितना बना रहा है अभी, जीरो, क्योंकि इस एंड के तो सामने ही आ गया। ये एंगल देखो ना, ये वाला एंगल ऐसे बन रहा था, अब ये यूं हो गया, बंद हो गया, तो ये जीरो हो गया। और ये अल्फा कितना आएगा इधर, अल्फा 90 आएगा। तो यहां पर करके देखो, क्या इस पॉइंट के ऊपर इधर आंसर अभी आएगा, इधर भी आंसर आएगा, कितना आएगा देखो, साइन अल्फा, अल्फा की वैल्यू 90, अल्फा कितना है साइन 90, साइन बीटा जीरो, साइन जीरो,
ये कितना आया? ये भी के लेमडा बाय आर और ये भी के लेमडा बाय कितने डिग्री पे है? वेक्टर सिखाया था। सेम सेम एंगल 90 डिग्री पे √2, तो ये √2 के लेमडा बाय आर। तो इनफाइनाइट वायर का इतना और इसका इतना। सही है। जल्दी उतारो, क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन लिखिए। अच्छा, एक चीज और, कई बार आपके आंसर ऐसे नहीं होते। कैसे होते हैं? आई कैप जे कैप में कुछ फर्क पड़ा? गलती कर दी? कौन से वाला? कॉस बीटा 1 होता है, कॉस 0 1, 1 माइनस, नहीं 1 - 0, 1 - 0। अब देखो, अगर मान लो मुझे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है, देन व्हाट शुड आई डू? एक बार इधर देखना, ये वाली चीज भी देखो। अगर मुझे ई वेक्टर लिखना है तो कैसे लिखोगे? ये देखो, ये इधर आ रहा है, ये कौन है? ई परपेंडिकुलर, क्या ये एक्स में है? आई कैप माइनस ई पैरेलल जे कैप। क्या मेरी बात समझ में आ गई? देखो, कोई प्रॉब्लम इसमें? पक्का? ठीक है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट, आप इस तरीके से 4 वायर का केस ले लो और सबका लिनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा 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 है। यहाँ इस पे सेंटर पे ई बतानी है। अब तो ये लैम्डा वगैरह तुम्हारे को अजीब नहीं लग रहे ना? लैम्डा, सिग्मा, रो, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। ध्रुव एक बार खड़ा वो बंद करके आ, एक बार कुंडी लगा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैम्डा लैम्डा माइनस लैम्डा सेंट्रोइड पे ई बताना। ये यूनिफॉर्मली चार्ज रोड ले सकते हो, इसको वायर भी मान सकते हो। चार्ज रोड करना स्टार्ट करो सेंटर पे, इसकी वजह से निकालो। ये देखो, सबसे पहले पॉइंट पे क्या डालो? परपेंडिकुलर। क्या परपेंडिकुलर वाली लाइन के साथ एंगल देखें? ये क्या, ये 45 डिग्री 45 डिग्री नहीं बन गए? हाँ या ना? क्या ऐसी ऐसी वायर कितनी है? 4। अगर ये 4 वायर हैं, वो आंसर देखो, क्या अगर एंगल सेम हो जाए तो ये वाला तो वैसे ही 0 हो जाता है। बच गया कौन? ये। तो क्या ऐसे ही इसका आंसर इधर आएगा? इसका आंसर किधर आएगा? इसका आंसर इधर आएगा, इसका आंसर इधर आएगा, इसका आंसर इधर आएगा। क्या फील हो रहा है? 0 आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट वाले का करके दिखाओ। नेक्स्ट वाले का आंसर बोलो। इसका आंसर देखो, इसमें एंगल तो सेम ही है ना, मतलब ये मेरे को कंफर्म है
कि ये पैरेलल वाला कंपोनेंट तो जीरो होने वाला है क्योंकि यहाँ पे एंगल सेम है। तो इसका आंसर 4 का पॉजिटिव से अवे, नेगेटिव की तरफ, तो पॉजिटिव से अवे इधर, नेगेटिव की तरफ इधर, इसका आंसर इधर, इसका आंसर इधर। अगर इस लेमडा वाली का आंसर ई है तो ऑब्वियसली इसका 2 ई है। इसका देखो ई को लिख लेंगे हम, ई कितना आएगा वहां से, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन 45 प्लस कितना बन गया 2, √2 बन गया ना, 2/√, मतलब √2 के लेमडा बाय आर आ जाएगा ये। साइन 45 साइन 45, 1/√2 प्लस 1/√2, 2/√2 कट गया, आंसर आ गया। तो इसका मतलब इस ई की वैल्यू तो एक साइड में लिख ही लो, कितना है √2 के लेमडा बाय आर, बचा ही है। बोलो इस ई में और इस 2 ई में आंसर कितना बचा, ई, इसको हटाओ, ये सिर्फ ई बच गया इधर, इसका 3 लेमडा, तो 3 ई इधर है, 4 ई इधर है, सही है। और कोई तो डिफरेंस नहीं है, लैम्डा का अंतर है बस। तो यहाँ पे कितना आएगा 7 ई और ई, आंसर ये देखो ई, ये 7 ई, क्या आंसर बीच में आएगा, क्या ये 49 ई² प्लस में ई², तो यानी कि 50 बन गया अंदर, 25 दूनी 50, 5√2, तो ये बाहर आ गया 5√2 ई। क्या ई की वैल्यू थी, यस, 5√2 ई कितना था, √2 कितना बन गया 2, लिख ही लो, √2 के लेमडा बाय आर। सो अकॉर्डिंगली आप सोल्व कर सकते हो, इजी है। उसके बाद ये ऊपर वाला सवाल करके दिखाओ, क्या इसके अंदर कितनी वायर है, भरना आ रहा है बेटे, क्या किया मैंने, वेक्टर्स लगाए हैं, ये तो कर रखा है चैप्टर आपने ये, तो फिर क्या किया, घुमा दिया ऊपर ऊपर से। है देखो, ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आते हैं बेटे, ये बोर्ड में भी आ जाएंगे टॉपिक्स, बोर्ड के सिलेबस में है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो किसी रोड का वायर का एनसीईआरटी में दिए हुए हैं क्वेश्चन ये वाला। देखो वो कहाँ है तेरा दोस्त, देखो इधर भाई, 2 बच्चे एब्सेंट हैं आज। इसका लैम्डा, पहले हम इसका आंसर देखते हैं, ये देखो क्या यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनेगा ना, ये वो मेरी परपेंडिकुलर वाली लाइन है, याद आई तुम्हें कितनी होती है ये, L/2√3, ये ऊपर वाली कितनी होती है L/√3, ये कितनी होती है L/2√3। अच्छा एक चीज और बेटा, इसमें जो ये स्क्वायर मैंने दिया, इसमें साइड आपको L देगा, तो R तो ये था ना, तो ये R की वैल्यू यहाँ पे कितनी भरी जाएगी L/2, या R की वैल्यू यहाँ पे L/2 भरी जाएगी, याद रहेगी ये बात, यहाँ बताना, यहाँ L/2√3 हो गया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अंदाजे लगा सकते हो कितने बनेंगे, बताना एक बार। यहाँ पे इससे परपेंडिकुलर डाला, फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, आते हैं बनाने, सिखाऊं, देखो कैसे बनाते हैं, सुनिए बेटा, यहाँ पे ये बहुत ही स्टैंडर्ड फिगर्स हैं कि नहीं है, अभी देख रहे हैं, मैं आपको निकालना सिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ तो ये रेक्टेंगल, ये स्क्वायर और ये है, लेकिन अगर मान लो कोई भी रैंडम फिगर आए और तुम्हारे सामने कुछ ऐसा डायग्राम बन जाए, देन हाउ टू, है ना, उसमें एंगल कैसे निकालते हैं। साइडेड पॉलीगन है, 4 n-साइडेड पॉलीगन, n-साइडेड पॉलीगन, पॉलीगन मतलब जिसकी बहुत सारी साइडें हो, हमारे को नहीं पता। अब देखो मान लीजिए कुछ ऐसा है और ऐसे, हमें नहीं पता इसकी कितनी साइडें जा रही हैं, क्या इसका सेंटर ये, यस, इसके सेंटर पे मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर डाला, क्या मैं इसका एंगल अल्फा मान लूं, ये साइडें सारी एल हैं, रेगुलर फिगर्स की मैं बात कर रहा हूं, रेगुलर मीन्स जिसकी साइडें बराबर हो, तो एल एल एल, तो बेटा ये जो एल है, मुझे, मैं मान लेता हूं ये आर था, अब आपको ये निकालना है, ये अल्फा निकालना है और ये निकालना है, जैसे हमें वहां निकालना है। क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है ऐसी ऐसी ट्रेंगल कितनी बन रही है, ऐसी ऐसी ट्रेंगल कितनी बन रही है टोटल, अभी हम अगर इसका एंगल निकालें, इसका बताना ऐसी ऐसी कितनी बनी थी,
एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठ बनेगी ना? नहीं बनी? अरे दो ये रही, दो उधर दो इधर दो इधर, चार साइडें हैं। दिखी? अब दिख गई? अब दिख गई? देखो इधर, साइडें कितनी? चार। ट्रायंगल कितने? आठ। साइडें कितनी? एन। साइड्स कितनी है? एन। ट्रायंगल्स कितनी? टू एन। डबल हो गया। बोलो, टोटल एंगल कितना होता है सेंटर पे? टोटल एंगल एट सेंटर, टोटल एंगल एट सेंटर 2 पाई, 360। 2 पाई। कितने ट्रायंगल ने बनाया ये? इन्होंने। इसका मतलब टू एन ट्रायंगल्स कितना एंगल बना रही है? और एक ट्रायंगल कितना बनाएगी? पाई बाय एन। क्या उसको तो मैंने अल्फा माना था, सो दैट इज अल्फा। अल्फा का फॉर्मूला होता है, भर के देख लो। एन चार था इधर, पाई बाय 4, 45 आ गया। समझ गए? कभी मतलब गलती नहीं हो गई, कभी भी डाउट हो जाते हैं डाउट, कोई बड़ी चीज नहीं है। ज्योमेट्री भूल गए। अब वहां पे देखो साइडें कितनी है? तीन। कैसे बनाए? पाई बाय 60 बन गया। तो 60, इसका मतलब अगर देखो वैसे तो तुम्हें याद होना चाहिए था, ये 60 होता है ना, ये 120 होता है। 10वीं क्लास में थ्योरम होती थी ये वाले एंगल से डबल होता है, ये वाला एंगल होती थी ना। हाँ, सो ये आ भी गया है यहाँ से। कितना आ रहा है ये? पाई बाय एन, पाई बाय 360। तो ये सारे 60 60 हैं। 60 60, इसका आंसर बता दो मुझे फाइनल। मैं मान जाऊंगा तुम्हें ये फॉर्मूला आ गया, ये वाला। और इसको साइड में उतार लेना। जल्दी करो, गोस्ट लो के क्यूब वाले क्वेश्चन कराता हूँ आज, बढ़िया बढ़िया। क्या आना है? 3√3। देखना पड़ेगा बेटे, मैंने लिख नहीं रखा है इसमें। देख, इसका आंसर माइनस का तरफ आएगा ना? अरे आवाज नहीं। ये है बेटा, इसका आंसर तो इधर आया। क्या ये मान लू? क्या एंगल दोनों 60 60 थे? पैरेलल वाला जीरो हो गया। बचा कौन? ये वाला कौन सा? के लैम्डा बाय आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। साइन 60 साइन 60, √3/2 √3/2 √3 बन गया। अरे नहीं आया क्या? √3 के लैम्डा बाय आर आ गया। बोलो इसका √3, ये ई की वैल्यू कितनी आ गई? √3 के लैम्डा बाय आर। परपेंडिकुलर वाला है ये। वायर मैंने ऐसे बनाई थी, पॉइंट इधर था, ये परपेंडिकुलर नहीं है। अरे यार, इस वायर के तो परपेंडिकुलर है। दिमाग घूम गया, ये सोई नहीं आज। √3 के लैम्डा बाय आर, इसका आंसर। ये लैम्डा था, ये लैम्डा था, ये माइनस लैम्डा था। तो इसका इधर आएगा, इसका इधर आएगा। क्या इन दोनों में एंगल 120 है? सेम सेम। कितना सेम आएगा? तो इसका मतलब क्या आंसर 2 ही नहीं आ गया नीचे? ये देखो ना, ई, ये ई, और इधर भी ई आएगा, और एक और ई है इधर। तो 2 ही बन गया ना, 2 ही। ये आ गया 2√3 के लैम्डा बाय आर। आर की वैल्यू देखो, अब यहाँ आर की वैल्यू रहेगी, यहाँ पे आर की वैल्यू निकालना देखते हैं। क्या ये ट्रायंगल दिख रही है? इसमें टेंजेंट अल्फा लगा दो। टेंजेंट अल्फा कितना आएगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो बेटा ये तो L/2 है ना, साइड का आधा। तो कितना है ये? L/2 आर। आर चाहिए, L/2 10 अल्फा। इसका पता था ना मेरे को, L/2 √3, यहां से भी निकाल के देख लो। अल्फा कितना आया था? 60। भरो 10 60, L/2 √3 आ जाएगा। मतलब गलती अगर लगे थोड़ा सा भी डाउट, तो यहां से कंफर्म कर सकते हो सही है कि नहीं। तो यहाँ पे ई की वैल्यू के लैम्डा बाय आर, एल की वैल्यू है 2/√3, L/2 √3। काट लो इसको।
सही है। कर लोगे ना? अच्छा देखो, क्या मैंने तुम्हें अलग अलग लूप कराई, मतलब रिंग कराई, और रिंग करा के फिर मैंने रोड भी कराई, तो मैंने घूमने वाली चीज भी करा दी, सीधी भी करा दी। तो आपको स्ट्रक्चर कैसे मिलते हैं? इन दोनों को मिला के भी दे देगा, मतलब कॉम्बिनेशन बना देगा, कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स। कॉम्बिनेशन सर्कुलर रिंग का आंसर कितना आया था, याद है तुम्हें? ये रिंग है, यहाँ पे, यहाँ पे तो KQ x/r² प्लस x² की पावर 3/2 ये आता है ना, और इधर आता है। डन। क्या तुम्हें याद है मैंने आर्क कराई थी? कितनी थी वो? फॉर्मूला बोलो। के 2k λ/r साइन α/2 या साइन θ/2, यही था ना? ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या मैंने ये निकाल लिया था? मैंने बहुत सारे निकलवाए थे ना ये लास्ट क्लास में। डन। ये क्या करता है? ये तुम बायोट में भी देखते हो ऐसे ऐसे फिगर्स। बायोट लो आएगा ना मैग्नेट में, उसमें भी यही दोनों चीजें हैं, सर्कुलर लूप और रोड रिंग। वहां पे मतलब यहाँ पे देखो, ये इसका सेंटर है बेटे ये, और यहां से ना वायर ऐसे सीधी कर दी और इन्फिनिटी पे जा रही है, और इस पे सारी पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। तो कह रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। बताओ, क्या ये जो पी पॉइंट है, इसके लिए तो इसका सेंटर है ही। अब मैं यहाँ पे इसका आंसर देखूं, 2k λ/r, इसकी रेडियस कितनी ले ली? ये r ले ली। अच्छा बताओ, इस वायर से इसकी परपेंडिकुलर दूरी भी तो r ही बन गई। हाँ, तो मैंने क्या किया, 2k λ/r साइन θ/2, इसका आंसर किधर आएगा? परपेंडिकुलर आएगा ना बेटा, इसका आंसर, ये वायर यहाँ है, पॉइंट यहाँ है, तो इसका आंसर तो इधर आएगा ना, या अपोजिट आया था कुछ? सेमी इनफाइनाइट का आंसर देखो कितना आया था, √2k λ/r। सेमी इनफाइनाइट ऐसा था, ऐसा एक एंगल 90 बन रहा था, एक एंगल 0 बन रहा था, और तुम्हें याद हो यहाँ पे आंसर, यहाँ पे आंसर, बीच में आंसर आया था, आया था। तो अगर मैं इस पॉइंट का देखूं तो किधर आएगा आंसर, और इसका देखूं तो आंसर किधर आएगा? इसका तो इधर ही आना है, आना है इधर। अच्छा, अब मैं इस वाले पार्ट का देखूं, नीचे आया, इसके परपेंडिकुलर तो कौन हो गया? इधर हो गया, इसके अपोजिट इधर हो गया, तो आंसर इधर नहीं आएगा इसका। बेटा इस फिगर को देखो ना, ये इसमें ये एक नीचे आया, एक ये ऊपर आया, अब इसको उठा ऐसे घुमा दिया, तो एक तो नीचे आ गया, एक नीचे इधर आ गया, तो आंसर, फाइनल आंसर तो यहाँ आया ना, 45 डिग्री पे। कितना? √2k λ/r। और इसका कितना आता है यहाँ पे भर के? साइन 91, 2k λ/r। तो 2k λ/r ये बन गया, बचा कौन? ये। तो ये भाई साहब बच गए, तो इसका तो आंसर फिर इसके हिसाब से तो इधर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? ये परपेंडिकुलर, इससे अपोजिट ये, मतलब इसका और इसका आंसर बीच में इधर आएगा, तो ये कितना बन गया? ये 45 बन गया। तो ऑब्वियसली ये कितना बन गया? 90 बन गया। तो 90 का आंसर बीच में ही आएगा, एक आंसर इधर आ गया। ये कितना है? √2k λ/r, दो चीजें 90 पे हैं, तो √2 टाइम्स √2k λ/r नहीं आ जाएगा? तो 0 आ रहा है, समझ रहे हो? तो कहने का मतलब, आपको किसी भी कॉम्बिनेशन का भी आंसर निकालने के लिए बोल सकता है। डन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हेडिंग लिखिए, डिस्क डिस्क, चार्ज डिस्क, चार्ज डिस्क, चार्ज डिस्क फ्रॉम, जल्दी जल्दी लिखेंगे, चार्ज डिस्क। जैसे आपने उसकी डेरिवेशन करी थी, ऐसे इसकी बनेंगे डेरिवेशंस। आपको कुछ याद है? हमने आर की दूरी पे एक छोटा सा एलिमेंट डी आर माना था, वही सारी डेरिवेशन इनकी होती है, पर हमें करनी
नहीं है। देखो बेटा, क्या डिस्क कैसे ले लूं? क्या तुम्हें ऐसा लगता है डिस्क ऐसे भरी होती है इधर? दिस वन। क्या इसकी रेडियस आर? कितनी दूरी पे? एक्स की दूरी पे। एक्स की दूरी पे हमने एक पॉइंट लिया पी। तो यहां पे जो आंसर आता है ई, वो आता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 - x बाय √r² प्लस x²। समझ गए बच्चे? इसको पता कैसे याद करते हैं? यहां से साइड बनाएंगे, ये थीटा बनाएंगे, और यहाँ पे कोस थीटा की टर्म में इसको याद कर दे। देखो यह क्या है, एक्स, ये क्या है, √r² प्लस x²। क्या ये बेस नहीं है? ये हाइपोटेन्यूज नहीं है? तो लोग क्या करते हैं, इसको सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 - cos थीटा याद कर लेते हैं, मतलब इस ट्रायंगल से। नहीं तो हैबिट डालोगे तो यही हो जाएगा याद। समझ में आया? ये एक्सप्रेशन होता है इसका, जैसे उसका आया था पूरा KQ(x/r²+x²⁵ इसका सॉल्व करके ये आता है। क्या इसमें भी केसेस बनेंगे? इसमें केसेस बनेंगे। क्या एक्स जीरो हो सकता है? मतलब यू कैन बी एट सेंटर ऑफ द डिस्क। क्या सेंटर ऑफ द डिस्क पे ई दिख रहा है कुछ? यस, दिख रहा है। देखो मैं यहाँ पे दो केस बना रहा हूं जो सिखाने हैं। क्या एक्स को बहुत 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 बड़ा ले लूं आर से? डायरेक्ट लिखिए, यहाँ पे बाइनोमियल लग के ये ऊपर जाके सॉल्व होके ये आता है KQ/x²। क्या फिर से वही बात हो गई? मैंने कहा है कि अगर x बहुत बड़ा हो जाए r से, आप इसमें से कॉमन ले लो, यहाँ पे x/r बना लो, x/r। जब इसको पलटोगे, बाइनोमियल लगाओगे, सोल्व करोगे, तो ये चीज आती है। वो स्टेप तुम्हारे काम का नहीं है, बर्डन डालेगा, छोड़ दो। KQ/x²। मेरा कहने का मतलब ये है, क्या अगर अगर x बहुत बड़ा है r से, क्या वो बहुत दूर है? दूर वाले पॉइंट के लिए डिस्क भी पॉइंट चार्ज की तरह काम करती है। सिंपल। सिमिलरिटी नजर आ रही है? एक्टिंग एज पॉइंट चार्ज। डन। सेकंड, क्या एक्स बहुत 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 छोटा होता है हर से? इसका मतलब डिस्क के बिल्कुल पास आ गया। अगर डिस्क के बिल्कुल पास आ जाए, इसका मीनिंग क्या है? एक्स जीरो जैसा ही है ना? एक्स जीरो जैसा है ये। तो यहाँ पे ये वाला फैक्टर पूरा जीरो हो जाता है, और ये फैक्टर जीरो होने पे ई बन जाती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। देखा है इस फॉर्मूले को कहीं? किसका होता है? इनफाइनाइट प्लेट, इनफाइनाइटली चार्ज शीट, उसका होता है। इसका मतलब बहुत पास वाले पॉइंट के लिए एक्टिंग एज ए इनफाइनाइट चार्ज शीट। ये फॉर्मूला आएगा अभी, मैं करवाऊंगा गोस्लो में। तो इनफाइनाइट एक्टिंग एज इनफाइनाइट चार्ज शीट। डन। कोई प्रॉब्लम इसमें? कर लोगे ना? सिंपल दो फॉर्मूले हैं यार, KQ/x² एंड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसके बाद आता है एक हेमिस्फेरिकल शेल। हेमिस्फेरिकल शेल जो कई बार पूछ लिया जाता है। बनाने में तो बहुत सारी फिगर्स हैं, पर ये मैं कुछ इसलिए लिखवा रहा हूं। ये देखो, हेमिस्फेरिकल शेल ऐसा होता है ना, इस पे वही चार्ज, यहां से आर की दूरी, यहाँ पे थीटा चल के डी थीटा एक एलिमेंट मान लिया जाता है, फिर धीरे धीरे सोल्व करते हैं। इसका जो आंसर आता है, वो आंसर कितना आता है? सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाय 2, सिग्मा बाय 4। याद करो, मैंने जब रोड मैप लिखवाया, क्या उस रोड मैप के अंदर मैंने कहा था कि हम पहले एनालिटिकल मेथड से करेंगे? दैट इज एनालिटिकल, है ना? सारी स्टैंडर्ड फिगर मैंने डिस्कस की। कितनी की? 4। कौन कौन सी? रिंग, रोड, डिस्क, और ये हेमिस्फेरिकल। 4। सही है। अब हेडिंग लिखिएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ड्रॉपर्स का स्टफ कैसा है अभी रोहतक में?
मतलब मैं जो पूछ रहा हूँ समझे तुम? मतलब अभी जो तुम्हारे बैच हैं जहां जहां तुम लोग पढ़ रहे हो वहां पे कैसे कैसे बच्चे हैं? खतरनाक मतलब ट्रिक फ्लक्स। ये पार्ट नंबर 2 शुरू हो गया ना इसका। रोड मैप में एक लाइन हमने खत्म कर ली। अभी इसमें यहां से नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे दिखाते हैं? फाई ई से। फाई ई क्या बताता है ये? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू कंसिडर्ड एरिया, है ना? जो भी एरिया हम कंसिडर कर रहे हैं उसमें से कितनी लाइनें पास कर रही हैं। तो हमने एक सिंपल सा डायग्राम हम यहाँ बना सकते हैं। क्या? अगर मान लीजिए कोई ये वाला एरिया ले लिया आपने, लेकिन इससे पहले मैं यहाँ पे ये बना देता हूँ। ऐसा एरिया ले लूं, थोड़ा मैंने टेढ़ा पकड़ा है इसको, ये ऐसे, ये कोयल ऐसे पकड़ी है। इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा? इधर, परपेंडिकुलर। तो एरिया वेक्टर किस में रख दिया इसको? इलेक्ट्रिक फील्ड में। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, ये कौन है? थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर, बताओ इसका कंपोनेंट इधर टूटेगा, ए कॉस थीटा। ये जो फाई है इज डिफाइंड बाय ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, सो दैट इज ई ए कॉस थीटा। ई ए कॉस थीटा कहां से आया? यहां से आया, ये रहा। क्या हमने एरिया का वो कंपोनेंट लिया जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है? कंपोनेंट तो ये भी था पर ये नहीं लिया। तो एरिया का वो कंपोनेंट लेना है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, ए कॉस थीटा। बोलिए क्या ये डॉट प्रोडक्ट है? तो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या देता है? स्केलर देता है। यूनिट की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट एरिया की, तो क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम एज अ यूनिट ऑफ फ्लक्स। यस। डायमेंशन फॉर्मूला भी निकाल लोगे, वो तुम्हारा काम है। जल्दी से लिख। अच्छा यहाँ आ जाओ, यहाँ पे क्या होगा? क्या एरिया वेक्टर अब की बार इधर ही होगा? क्या ई तो इधर ही है, तो यहाँ पे थीटा कितना बन जाएगा? 0 cos 0। तो फ्लक्स कितना आएगा? ई इंटू ई। कर लोगे ना? S1 M1L3T-3 A-1 ये होता है। लिखना चाहो लिख सकते हो। डायमेंशन फॉर्मूला M1L3T-3 A-1। कैसे निकालोगे? ई का F बाई क्यू। एफ नहीं आता निकालना, F इक्वल्स टू एम ए, वहां से निकाल लो, है ना? तो F बाई क्यू एरिया का मीटर स्क्वायर यानी कि L2 निकाल लो। तो यह आएगा M1L3T-3 A-1। एक और यूनिट बना सकते हो इसकी, वोल्ट मीटर। वोल्ट पर मीटर नहीं, वोल्ट मीटर। देखो कैसे, ये देखो। अभी हमने फ्लक्स की यूनिट क्या बोली? दिस वन। क्या मैं इसको न्यूटन मीटर इंटू मीटर ऐसे लिख सकता हूं? न्यूटन इंटू मीटर बाय कूलम। न्यूटन इंटू मीटर क्या? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जूल। बन गया। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वर्क। वर्क मतलब जूल। जूल इंटू मीटर बाय कूलम। देखा कभी इसको? वोल्ट क्या होता है ये? तो वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, ये यूनिट आ गई। तो फ्लक्स के बारे में सिंपल सिंपल कहानी एक तो ये समझ में आ रही है, ये डॉट प्रोडक्ट से आता है ना? और यहाँ पे एरिया का वो कंपोनेंट लेते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है। स्केलर क्वांटिटी यूनिट समझ में आई, डायमेंशन समझ में आ गया, मीनिंग समझ में आ गया। क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन लिखिए। ई लिखो, ए लिखो, डॉट करके दिखाओ मेरे को। सबसे पहले सिंपल 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। एरिया वेक्टर लिखिए 2i कैप माइनस j कैप प्लस 1.5k कैप।
प्लस 1.5 के कैप, 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 1.5 के कैप, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। फाइंड फ्लक्स। क्या तुम्हें आता करना? x1 x2 y1 y2 z1 z2 कर दो सोल्व। 7 इंटू 10 की पावर। अच्छा एक चीज, ये मीटर स्क्वायर में है, ये एरिया, ये न्यूटन पर कूलम में है। कोई दिक्कत? क्योंकि यूनिट ठीक ठाक है। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में भी हो सकता था, उसको मीटर में करना चाहिए था। फिर आ रहा है समझ में? तो ये आ गया। तो बेटे यहाँ पे जो फाई आ रहा है, ये +1 क्या आएगा? 2 2 जा 4 माइनस 3, 15 चौके 60, 6 आ गया ये, है ना? तो कितना आया ये 7 आ गया। क्या 7? 7 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दैट इज योर फ्लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, ई वेक्टर दे रखा है, ई वेक्टर दे रखा है 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। क्वेश्चन नंबर 2, ई वेक्टर 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप is passing through a disk, is passing through a disk placed in पहला xz plane, सेकंड xy plane, थर्ड yz plane। तीनों में आंसर निकाल के दिखा दो। मीनिंग समझो, क्या बताएगा इसका मीनिंग? xz प्लेन में पड़ी हुई चीज का एरिया वेक्टर कहां होगा? y में। बेटा इसका एरिया वेक्टर y में होगा, इसका एरिया वेक्टर z में, इसका एरिया वेक्टर x में। तो इसका एरिया देखो, इस जो डिस्क है इसकी रेडियस 2 मीटर दी है, तो इसका आंसर कितना आएगा? पाई आर स्क्वायर करके। वो एरिया आया, उस एरिया के साथ में एक बार क्या लगाओ? जे कैप, यहाँ पे के कैप, यहाँ पे आई कैप, दोनों का डॉट करो, आंसर बताओ। पहले सिर्फ फाई निकालना सिखा रहा हूं, गोस्लो पे नहीं आ रहा। गोस्लो फ्लक्स के बारे में बताएगा, पहले फ्लक्स निकालना सीख लो। बेटा देखो, पाई आर स्क्वायर में आर का स्क्वायर 4 यानी कि 4 पाई, तो एरिया तो कितना आ रहा है? 4 पाई आ रहा है। यहाँ पे एरिया कितना लोगे? 4 पाई जे कैप। यहाँ एरिया कितना लोगे? 4 पाई के कैप। यहाँ पे 4 पाई आई कैप। जब इसका डॉट करोगे इसके साथ, आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, यानी कि सेल्फ डॉट प्रोडक्ट 1 होता है। और आई और जे क्या आपस में परपेंडिकुलर है? दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। तो यानी कि बेटा आई और जे ये 0 आएगा, आई डॉट जे कितना आएगा? 0। सो 2 आई कैप 4 पाई जे कैप, ये 0 हो गया। यहां से कितना बन गया ये? 12, 12 पाई, है ना? अच्छा देखो, फ्लक्स का माइनस प्लस आना मतलब इन और आउट वाली चीजें होती है, कि फ्लक्स एंटर कर रहा है या लीव कर रहा है। मतलब फील्ड लाइंस अंदर आ रही है कि बाहर जा रही है। तो यहाँ पे कितना आया? प्लस ही ले लो 1 मिनट के लिए समझने के लिए। कितना आ गया ये पहले वाले में? 12, 12 पाई, इसमें 16 पाई, इसमें 8 पाई। समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट करो। क्वेश्चन 3, ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है,
इधर इधर मतलब किधर है ये, प्लस एक्स, है ना, 2i कैप, 2i कैप। और इसने ये वाली साइड दी है 1 मीटर, और ये दिए 2 मीटर, और ये दिए 3 मीटर। तीन चीजें पूछ रहा हूं, फाई नेट, फाई इन, फाई आउट। सोचो, इस ऊपर वाले फेस का एरिया वेक्टर कहां होगा, ऊपर, क्लोज फिगर है, आउटसाइड आएंगे। इस कमरे में इस दीवार का एरिया वेक्टर बाहर, इसका उधर बाहर, ऊपर वाले का ऊपर, नीचे वाले का नीचे, है ना, क्लोज फिगर में। तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ आएगा, इधर। एंगल कितना बनेगा, 180 बनेगा। तो आंसर माइनस में आएगा कि नहीं आएगा, यस। सो बेटा फाई इन और फाई आउट, ये तीनों चीजें निकालनी है। बोलो, क्या मेरे काम का तो सिर्फ ये वाला एरिया और ये वाला एरिया है, यस, ये दोनों फेसेस हैं। इसका एरिया कितना आ रहा है, 2 इंटू, क्या 2 नहीं आ रहा, लेंथ इंटू ये कितना है, ये रहा। लेकिन बेटा यहाँ पे ये एरिया वेक्टर इधर है, मतलब अपोजिट, इधर, और इसका एरिया वेक्टर कहाँ है, इधर। तो इस वाले केस में थीटा कितना बन गया, और इस वाले केस में थीटा 180। तो इसमें फाई जो इन है, मतलब अंदर जा रहा है, कितना आएगा, 2 इंटू 2 4, माइनस का 4, बस। आई कैप आएगा, स्केलर क्वांटिटी है, आई कैप जे कैप के कैप में तो आंसर ही नहीं आएंगे। ये हो गया। यहाँ पे तो 4 ही आएगा, ई, क्योंकि ये सेम है ना, ये वाले फेस और ये वाले फेस का एरिया सेम है। सो 4 5 प्लस का आ गया, नेट कितना आ गया, 0 0 0। ये -4, ये +4, ये -4 +4 0। मीनिंग समझ में आया। सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, लेकिन अब की बार ई बदल दिया, ई फिक्स। सवाल नंबर 4 यही कर दूं, इसमें ही, ये हो गया, इसको इरेज कर दिया। लो, ये 1 मीटर है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ई x² i कैप। देखो इसको ध्यान से देखो, क्या इसमें वेरिएबल है ये x, मीनिंग दीज, ये जो ये यहाँ जो x आ रहा है, दैट इज द पोजीशन ऑफ फेस। क्या ये ओरिजिन है, ये कहाँ है, x में कितना चले, x में 3 चले, तो 3,0,0, ये फेस की पोजीशन है, फेस की पोजीशन। बाकी सब सेम है, लेकिन जब तुम इसके लिए निकालोगे, पहले के लिए मतलब इस वाले फेस के लिए, बोलो ई कितना है, फाई निकालना है। क्या मुझे ई डॉट ए करना है, पर यहाँ पे तो क्या ई ए कॉस 180 आएगा, आएगा कॉस 180 ने तो -1 बन जाना है। इधर ई ए x², क्या तुम्हारा ये वाला फेस ओरिजिन पे 0 पे है, तो x भरो यहाँ, ये 0 आ गया, इनटू एरिया कुछ भी हो, 2 था, आंसर कितना आया, 0, है ना। अच्छा, ऐसे ही 5 उधर वाले का कितना आएगा, 3 का स्क्वायर, 9 तो ई बन गई, एरिया कितना है 2। आ रहा है समझ में, x की वैल्यू भर रहा हूं, पोजीशन 3 है इस फेस की, ये रहा, तो 9 बन गया, एरिया कितना है 2, 9 दूनी 18, 18 आ गए। तो तुम्हें एक बात समझ में आई कि जितना अंदर आ रहा है उतना ही बाहर जाए, ऐसा जरूरी। अभी देखो इसका फाई इन क्या आ रहा है, फाई आउट क्या आ रहा है, सो आप अकॉर्डिंगली ऐसे प्रोसीड कर सकते हो। लो, नेक्स्ट सवाल। ई वेक्टर इधर है, इसकी रेडियस r है, इसका फ्लक्स बताइए कितना आएगा।
क्या तुम्हारे को कंफ्यूजन हुई कौन सा एरिया लेना है? सारा खेल तो एरिया का है ना, तो एरिया कौन सा लेना है इधर? हाँ जी, पाई आर स्क्वायर। ये वाला एरिया लेना जो इसके परपेंडिकुलर है, मतलब इसका एरिया वेक्टर तो इधर ही आएगा ना, तो एरिया वेक्टर आएगा, आंसर थीटा 0 बन जाएगा। एरिया वेक्टर भी इधर, ये भी इधर, तो ई इंटू, मान लो ये ई है, ई इंटू पाई आर स्क्वायर +1। मुझे सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाना है। डू वन थिंग, एक इसी को थोड़ा सा पक्का करने के लिए एक कोन ले लो, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रही है। अच्छा देखो, तुम्हें एक लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए यहाँ पे मेरे इस कॉन्सेप्ट से। जो फ्लक्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। अब मैं यहां कर रहा हूं वो चीज, ये देखो, इधर से भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका है E2, और इसका कितना है, ये E1 है, ये E2 है। क्या मुझे इस फील्ड का फ्लक्स अलग और इस फील्ड का फ्लक्स अलग और दोनों को जोड़ना पड़ेगा? जोड़ना। रेडियस R ले लो, हाइट H ले लो, क्या सेम आएगा? ये H आएगा। E2 में कौन सा एरिया लेना पड़ेगा? कर्ड सरफेस एरिया कितना होता है? कर्ड सरफेस एरिया, आप ट्रायंगल बना के निकाल लो, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से। कितना है टोटल बेस? 2R, अप्रोक्सीमेटली वही आएगा। 1/2R इंटू एच, ये भी हो जाएगा। बोलो E1 के लिए क्या आएगा? φ1, E1 इंटू पाई आर स्क्वायर, φ2 कितना आएगा? E2 इंटू 1/2 इंटू 2R इंटू एच, कट गए, तो E2 इंटू R इंटू एच, दोनों को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। समझ में आया? कर लोगे? ओके, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, गो स्लो। बहुत है इतने। ई डॉट ए की प्रैक्टिस हो गई, ई ए की प्रैक्टिस हो गई। हाँ बेटा, कर लेगी क्वेश्चन ऐसे ऐसे। ये ई ई कौन से फॉर्मूले सिखाए हैं? ई ए कॉस थीटा वाले। नेक्स्ट लिखिए गो स्लो। हर लॉ की एक कंडीशन होती है, हर लॉ की एक कंडीशन होती है, और वो कंडीशन यहाँ क्या है बताओ? क्या होती है? गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस, बिना गॉसियन सरफेस के, क्लोज सरफेस के, ये लॉ लगेगा ही नहीं, है ना? देखो, हेडिंग लिखिए, है ना? तो वहां पे जो मैंने एरिया निकाला है, वैसे तो जो तू कह रही है कि सर ये नहीं लेके मुझे तो कर्ड एरिया लेना है, जो कि हम कितना लेते थे? पाई पाई आर एल, पाई आर एल, है ना? वो तो वॉल्यूम होती थी, याद है? पाई आर एल क्या होती थी? वॉल्यूम होती थी। पाई आर स्क्वायर एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। मैंने आपको अजम्पशन क्या बताई है? ये जो ट्रायंगल मेरे को नजर आ रही है, आपने क्या किया, इसका एरिया एनक्लोज ही तो निकालना है। एरिया एनक्लोज्ड, कितना एरिया है इसका, तो आपने एक साइड से निकाल लिया। सारा क्यों निकाल रहे हो आप? ऐसे आसान पड़ जाएगा। समझ गए? कोई प्रॉब्लम? जाते हुए पूछ लियो एक बार अलग से। देख, गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या होती है बेटे? गॉस थ्योरम, क्या गॉस थ्योरम ने बताया कि जो फ्लक्स होता है इज, ये देखो, ये क्या लिखा मैंने, ये एरिया है, क्या है ये क्या इंटीग्रेशन, तो एरिया का इंटीग्रेशन है किसके साथ? इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया इंटीग्रल। क्या है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल। सरफेस, तीन तरीके के इंटीग्रल होते हैं, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल। अगर लाइन होगा तो डीएल आएगा,
सरफेस होगा तो एरिया आएगा, वॉल्यूम इंटीग्रल होगा तो यहाँ पे डीवी आएगा। सही है, तो ये हो गया। इसने कहा कि ये तो क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द क्यू एनक्लोज्ड, 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द क्यू एनक्लोज्ड। सिंपल है ना, यही होता है ना। अब मैंने यहां से इस डिब्बे से क्या समझना है, इसके लिए सबसे पहले क्या होनी चाहिए, गॉसियन सरफेस। बेटा गॉसियन सरफेस के लिए देखो ये कौन सा चार्ज है, बंद बंद होना चाहिए चार्ज, तो क्यू इनक्लोज्ड, गॉसियन सरफेस कितना हो गया, मतलब इसको क्या बोलते हैं, क्लोज सरफेस। इसके बारे में कुछ पॉइंट लिखवा रहा हूं, वो लिखो, 1 2 3 4 5 6, जल्दी। फ्लक्स गॉसियन सरफेस की शेप पे डिपेंड नहीं करता, लिखो, फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप ऑफ गॉसियन सरफेस। फ्लक्स डज नॉट does not depend flux does not depend on the shape of Gaussian surface, on the shape of Gaussian surface। थर्ड है ना, flux depends on charge enclosed in the surface, flux does not depend flux depends on charge enclosed in the surface, inside the surface, simple। थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लिखिए, flux does not depend on position of the charge inside the surface, flux does not depend on, ढंग से लिख ले, क्या कर रहा है ये, flux does not depend on position of charge inside the surface। in incoming flux is taken as negative, लिखो, incoming flux is taken as negative and outgoing flux is taken as positive, incoming flux is taken as negative and outgoing flux is taken as positive, phi in negative, phi in negative, phi out पॉजिटिव, ये लिखना है ना। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है, अगर फाई 0 है इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ई 0 है, राइट। और अगर ई 0 है तो इसका मतलब पक्का ये है कि फ्लक्स 0 है। ये देखो, अगर फाई 0 है तो ईडीएस से देखेंगे तो ई 0 है, एरिया 0 नहीं था इसलिए ई 0 होने से फाई 0 हो गया। लेकिन बताओ, क्या फाई 0 तो तब भी हो सकता है जब चार्ज ना हो, एनक्लोज ही ना हो, क्या सरफेस पे तो हो सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, सरफेस पे होती है, कितनी होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। आएंगे अभी, हमने क्या पढ़ा था, कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं टिकता, कहाँ आ जाता है, तो ई 0 तो पक्का करेगा कि फाई 0 है, क्योंकि ये तो तब भी हो सकता है जब क्या, जब क्यू एनक्लोज कितना हो, 0। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए। और लास्ट पॉइंट है, क्लोज्ड बॉडी का फाई नेट हमेशा 0 होता है, क्लोज्ड बॉडी का, लिख लो, क्लोज बॉडी में फाई नेट हमेशा 0 होता है, भले वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हो या नॉन यूनिफॉर्म में हो, यूनिफॉर्म में हो या नॉन यूनिफॉर्म में हो, फॉर ए क्लोज बॉडी फाई इज ऑलवेज 0 वेदर इट इज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कल आते ही क्यूब प्रॉब्लम, पर ये पार्ट वैसे भी खत्म ही हो गया। डाइपोल वाला तो मैंने बताया था रोड मैप में, वही है, सेम वही चीज मेरे को समझाने, क्वेश्चन देने। प्लीज कल आते ही क्यूब प्रॉब्लम करा के
कल पीवाई क्यू लेके आना तुम्हारे साथ, कल सेम उसी टाइम 11 बजे, 11 बजे क्लास, कल 11 बजे क्लास है।